नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। सीपीआई माओवादी के पूर्व महासचिव गणपति का सरेंडर करने की खबरें आ रही है। ये खबर कितना सच है, कितना झूठ है या कितना अफवाह है, यह तो नहीं पता, यह तो चलेगा पता बाद में। लेकिन जो चीज़ वो यही है कि भारत से की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के पूर्व महासचिव जो बासवराज के पहले थे, गणपति ने सरेंडर कर दिया है। खबरों के अनुसार जो मसले आ रहे हैं वो ये आ रहा है कि सीपीआई माओवादी के पूर्व महासचिव गणपति ने सरेंडर कर दिया है। बहरहाल जो खबरें आ रही है उसमें हिसाब से प्रतिबंधित माओवादी संगठन के 80 वर्षीय पूर्व महासचिव विपल्ला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति, जो 1983 से ही भूमिगत हैं, पुलिस के सामने कथित तौर पर आत्मसमर्पण कर दिया है। खबर के अनुसार नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने आत्मसमर्पण हो सकता है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री वहाँ हैं रेवंती रेड्डी और तेलंगाना पुलिस के अधिकारी भी इसमें भाग ले सकते हैं। कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि गणपति को केंद्रीय खुफिया एजेंसी के अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया था और दिल्ली में एक अज्ञात स्थान पर रखा गया था। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि की घोषणा नहीं की गई है। 80 वर्षीय गणपति लंबे समय से गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। बताया जा रहा है कि वह नेपाल में एक आम नागरिक की तरह रहते थे और शारीरिक स्थिति बहुत ही खराब है, वो ठीक से चल भी नहीं पाते हैं। इस स्थिति में उनका तेलंगाना पुलिस से संपर्क था और कथित तौर पर आत्मसमर्पण करने का इरादा भी जताया था। दिल्ली के बैठक में भी इस तरह अटकलें चल रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, राज्य पुलिस महासचिव बी ने 4 मार्च को दिल्ली में अमित शाह के साथ एक बैठक में भाग लिया और इसमें जो है स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो और शिवधर रेड्डी सभी शामिल थे। बैठक में हाल ही में तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में कई शीर्ष माओवादी नेताओं के आत्मसमर्पण के बारे में बताया गया था। गणपति की पत्नी और बच्चों ने भी सार्वजनिक रूप से उनसे हथियार छोड़ने और मुख्य धारा के समाज में वापस आने का आग्रह किया था। गणपति जो है करीमनगर जिले के बीरपुर गांव में 1949 में उनका जन्म हुआ था। पहले वे सरकारी टीचर हुआ करते थे, बाद में क्रांतिकारी राजनीति 1983 में पीपुल्स वार में सक्रिय हो गए और फिर अंडरग्राउंड हो गए। 1991 में कोंडापल्ली सीतारामैया को बर्खास्त करने के बाद गणपति संगठन के महासचिव बने और लगातार वो 3 दशक तक इस पद पर कायम रहे। इनके नेतृत्व में ही माओवादी आंदोलन की एक महत्वपूर्ण घटना होती है। भारत की वर्तमान कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी का गठन जो हुआ था वो उनके ही निगरानी में हुआ था और इसके साथ संगठन का बहुत बड़ा विस्तार भी हुआ था। गंभीर बीमारी के चलते गणपति 1918 में महासचिव पद से हट गए और भारत छोड़ गए थे। पता चला है कि वह बिहार के रास्ते नेपाल में घुस गए थे। उसके बाद वह फिलीपींस और बांग्लादेश सहित कई देशों में रहने के बाद अंततः नेपाल में अस्थायी रूप से रहने लगे थे। नम्बाला केशवराज अपने स्टैंड के बाद संगठन के महासचिव बने और 25 में छत्तीसगढ़ की पुलिस के साथ मुठभेड़ में वे मारे गए थे, जिनके बारे में पूरी दुनिया में हाहाकार मचा था और एक बड़ा शोर शराबा हुआ था, जो आप सभी जानते हैं। विभिन्न राज्यों में गणपति के सिर पर लगभग 1 करोड़ से 2 करोड़ या यूँ कहें 5 करोड़ तक का घोषणा है इनाम का, पर यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि तेलंगाना सरकार के पुनर्वास नीति के तहत उन्हें क्या लाभ मिलेगा अगर वे आत्मसमर्पण करते हैं। गणपति लंबे दिनों तक सीपीआई माओवादी को नेतृत्व दिए थे और भारत में जो भी आंदोलन विकसित हुआ है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। और इसी सिलसिले में अगर गौर रखें, अगर सीपीआई माओवादी की स्थापना में भी गणपति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनकी ही कद थी जिन्होंने कि भारत के तमाम संगठनों को एकजुट किया और सीपीआई माओवादी का स्थापना किया था 2004 ईस्वी में। इससे पहले आपको भारत कम्युनिस्ट पार्टी जो CPIML है, पार्टी यूनिटी और पीपुल्स वार का भी मर्जर हुआ था। बहरहाल अब खबरें आ रही है कि गणपति जो हैं सरेंडर कर रहे हैं। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहूँगा इस मामले में भी कि 2012 ईस्वी से ही, बल्कि क्योंकि 11 ईस्वी से ही सीपीआई माओवादी एक ठहराव की स्थिति में जा रही थी और इसके बाद जिस तरह से उसके
कार्यकलाप में या उसके विजन में बदलाव नहीं हो पा रहा था और एक हताशा की स्थिति नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक में फैल रही थी। और इसके कारण था जो पार्टी लगातार इस दिशा भ्रम में भटकी रही, जिसका परिणाम था अंततः इसी रूप में निकलना था और वो निकला। लगातार नेताओं ने समर्पण किए। इसके पहले आपको पता ही है कि बसवराज के पहले मारे गए। बसवराज के मारे जाने के जस्ट बाद आपको वेणुगोपाल राव, जो कि सीपीआई माओवादी के पुलिस ब्यूरो मेंबर थे, उन्होंने अपने हथियारों के साथ सरेंडर किया। रुपेश ने सरेंडर किया और कई लोगों ने सरेंडर किया। इसके बाद भी आंदोलन चलता रहा और इसी क्रम में बड़े नेता के मारे गए या फिर सरेंडर किए हैं। यह एक परिघटना है जो कि एकाएक सीपीआई माओवादियों के ढह जाने का सबसे बड़ा उदाहरण दुनिया के इतिहास में देखा जा सकता है। केंद्र सरकार का लक्ष्य 31 मार्च से 26 तक देश को माओवादी मुक्त घोषित करना है। उस संदर्भ में गणपति की जो आत्मसमर्पण है एक मील का पत्थर माना जा रहा है। माओवादियों के थिंक टैंक रहे हैं गणपति, और इन्होंने जिस तरह से भारत में आंदोलन का विकास किया है और तमाम चीज़ों के साथ भारत में जो माओवादी आंदोलन है उसको नई दिशा दिया है। और अब उनके आत्मसमर्पण की घटना ने या ये जो खबरें आ रही है इसका बहुत बड़ा प्रभाव भारत के माओवादी संगठन पर पड़ेगा। बल्कि यूँ कहें भारत के ही माओवादी संगठन पर नहीं, दुनिया भर के माओवादी संगठनों पर इस घटना का प्रभाव पड़ेगा। बहरहाल जो भी स्थिति है आप देख पा रहे हैं, माओवादी के 3 हिस्से बन गए हैं। एक हिस्सा जो सरेंडर कर दिए हैं, दूसरा हिस्सा जो लड़ रहे हैं, तीसरा हिस्सा जो मर रहे हैं। ये तीनों स्थिति है। बहरहाल 80 साल के गणपति का सरेंडर करना माओवादी संगठन के लिए नैतिक झटका ज़्यादा है बजाय इसके कि वो शारीरिक रूप से इसमें उनको नुकसान हो। और ये नैतिक झटका है जो कि मनोबल के तौर पर देखा जा सकता है। यह सबसे बड़ा वारफेयर का हिस्सा होता है कि अगर मनोवैज्ञानिक रूप से कोई सेना अगर दबाव में आ जाती है तो उसको टिकना या टिकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन नेताओं के लिए भी जो नेता की संघर्ष के पक्ष में हैं या पक्षधर रहे हैं। इसके पहले भी एक जो महासचिव बनने के दावेदार थे और देव जी थिप्पिरी तिरुपति, वो भी सरेंडर कर दिए हैं पुलिस के सामने में। बहरहाल ये सरेंडर की प्रक्रिया है, पुलिस सरेंडर किस तरह से चलता है और उसका क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है ये आपने देखा है। और इसी क्रम में या तो लोग लड़ रहे हैं या फिर मर रहे हैं या फिर सरेंडर कर रहे हैं, तीनों स्थिति है। आप इस में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए, और बातें अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहें। नमस्कार।